अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर यासर खान। हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो क्या, आज हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। कैश फ्लो होता क्या है? देखो, चार तरह की फाइनेंशियल होती है, जिनमें से एक आपकी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, और जो चौथी होती है हमारे पास कैश फ्लो। तो चार तरह की फाइनेंशियल होती है, जिसमें से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बच्चे तकरीबन शुरू में करते हुए आ रहे होते हैं, इवन रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट भी करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जो है पहले नहीं करते, सबसे एंड में स्टेटमेंट है जो आपके पास करने के लिए आपको मिलती है। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पूरे साल में क्या रहा, कितना रहा, हम ये कैश फ्लो में देखते हैं। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है, फॉर्मेट है, ठीक है ना, कि कैश किस तरह आ रहा जा रहा है। फाइनेंसिंग के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कैश फ्लो। अच्छा जी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन है 2 साल की, 2001 2002। कैश एंड इक्विवेलेंट है 4000 5000, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, टोटल करंट एसेट है, फिर फिक्स एसेट्स है दोनों ईयर्स का, फिर लाइबिलिटीज है, पेबल है, नोट पेबल है, एक्रूड वेजेस है, एक्रूड टैक्सेस है, फिर करंट लाइबिलिटी आपके पास और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। ठीक है जी, और उसके बाद कॉमन स्टॉक है, रिटेन अर्निंग है, और आपकी टोटल इक्विटीज के बाद इस तरीके से आ रही है। उसके बाद सवाल में आपके पास इनकम स्टेटमेंट, यानी एक फाइनेंशियल ऑलरेडी आपको गिवन होती है, इनकम स्टेटमेंट गिवन है, सही है ना। और prepare cash flow statement using the indirect method for the year ended December 31st 2002। आपने indirect method यूज करते हुए कैश फ्लो बनाना। अच्छा जी, हेडिंग डाली पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपने फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2002। तो तीन एक्टिविटी होती है इसमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, तो होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरी होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी, तो 3 एक्टिविटीज होती हैं, इसको आप कंपाइल करते हैं, उसके बाद एंड में जो आपका कैश का जो आंसर आता है, तो याद रखिए कैश का जो एंडिंग बैलेंस है एज इट इज वही बैलेंस आपका इसमें आना चाहिए। तो कैश इक्विवेलेंट एट द एंड आ रहा है, तो एज इट इज वही बैलेंस आएगा, 5000 जैसे आ रहा है, तो यहाँ जो सवाल के अंदर आपके पास कैश का एंडिंग बैलेंस है 5000, वही होगा, सही है, 5000 जैसे आ रहा है। अच्छा, पहले आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले लिखते हैं आप नेट प्रॉफिट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो क्या सवाल में गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग करते हैं, इसके नीचे वर्किंग वन के नाम से मैंने लिखी है। तो पहले रिटेन अर्निंग एट एंड 20,000 लेस करेंगे इसमें से रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट। तो एंडिंग कितनी हुई देखें यहाँ पे रिटेन अर्निंग की। रिटेन अर्निंग क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट का अकाउंट। एंडिंग कितनी है 20,000, ओपनिंग कितनी है 15,000, तो 5,000 का रिटेन अर्निंग में डिफरेंस आ रहा है। रिटेन अर्निंग आपकी इंक्रीज हो रही है कितने से, 5,000 से। इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम टैक्स। 2,000 इंटरेस्ट है और इनकम टैक्स 10,000 है। कहाँ से आया? ये आपका ये इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स 10,000 और 2,000 आपका इंटरेस्ट है, दोनों आपने यहाँ लिखा। तो ये 5,000 में दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा? इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 17,000 आपका इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ये आपने यहाँ कॉपी कर देना है, 17,000 इधर आ जाएगा। अच्छा, इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो भी होते हैं। तो यहाँ पे सवाल के अंदर एक लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगर बैड डेट्स होता तो वो भी आ जाता। तो डेप्रिसिएशन कितना है आपके पास? 3,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, 17 में 3 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सो हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है वो उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से कैश आपका जा नहीं रहा होता, खर्चा हो गया, पैसा नहीं है। तो रियल प्रॉफिट था 20,000। अच्छा, अब वर्किंग जो करते हैं हम, अगर बात करें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप डेप्रिसिएशन और ये चीजें माइनस करते हैं। अब माइनस क्यों की जाती है कंपनीज के अंदर, ऐसा क्यों करते हैं? अपना टैक्स बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरा प्रॉफिट आया 20,000, तो मुझे 20,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स माइनस करता हूँ, तो मेरा टैक्स क्या होता है? बच जाता है। कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होता है कि आपके एसेट्स की वैल्यू जो डाउन हो रही है, सही है, आप उसकी भी कॉस्ट काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। वेयर एंड टियर जो वैल्यू कम हो रही होती है आपकी, उसकी वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो भाई आपकी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना 20,000,
और जो नेट प्रॉफिट था वो था आपका 17,000। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, यानी इसमें आते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। जैसे वर्किंग कैपिटल के आपके सारे आइटम होते हैं, उसको आप एडलेस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब लाइन बाय लाइन देखते हैं, कैश को छोड़ के, सिवाय कैश के कौन कौन से करंट एसेट में चेंजेस आ रही है। तो रिसीवेबल था 7,000 7,000 था, 7,000 कह रहा हूँ, रिसीवेबल था 7,000, कितना हो गया 10,000 हो गया, 7 से 10 हो रहा है। अब बताओ रिसीवेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है? रिसीवेबल 7 से 10 हो रहा है, तो रिसीवेबल बढ़ रहा है। रिसीवेबल के बढ़ने का मतलब है कि मेरे पास पैसा आया नहीं, ठीक है ना। 7,000 साल की शुरू में था, अब रिसीवेबल मेरा बढ़ गया, यानी मैंने कुछ सामान और बेचा जिसके बदले पैसा नहीं आया, तो रिसीवेबल 7 से 10 हो गया। तो रिसीवेबल बढ़ा तो पैसा मेरे पास नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ क्या करूंगा, मैं इसको लेस करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये कैश फ्लो के अंदर ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं दूसरा करंट एसेट कौन सा है। इन्वेंट्री 12 से 15 हो रही है, यानी इन्वेंट्री खरीदी। जब इन्वेंट्री खरीदोगे तो पैसा आएगा जाएगा, आप इन्वेंट्री खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। 3,000 रुपये आपकी जेब से माइनस हो गए, देखिए माइनस हो गए। तो करंट एसेट्स हो गया, उसके बाद आएंगे हम करंट लायबिलिटी पे। देखो भाई कहाँ गया, ये रहा। तो 3,000 इन्वेंट्री का से भी माइनस हो रहा है। फिर देखेंगे लायबिलिटीज कि लायबिलिटी में क्या चेंज आ रहा है। तो भाई लायबिलिटी में आते हैं, करंट लायबिलिटी में अकाउंट पेबल 8 से 10 हो रहा है, पेबल बढ़ रहा है। पेबल के बढ़ने का मकसद है आपने पैसे नहीं दिए, तो पैसे बच गए आपके, ये 2,000 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पेबल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हमने पेबल की वैल्यू क्या कर दी, ऐड कर दी 2,000 से, ठीक है। पेबल 2,000 से बढ़ गया तो क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं नोट पेबल। 5 था 5 ही रहा, नोट पेबल में कोई चेंजेस नहीं आया। तो नोट पेबल में कोई चेंजेस नहीं आने का मकसद भी यही है कि भाई यहाँ कोई कुछ को नहीं लिखना, कि जितना था उतना कि उतना ही। एक्रूड वेजेस 2 से 3 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। जब एक्रूड वेजेस बढ़ेगा, 2 था 2 से क्या हो गया 3 हो गया, 1,000 से वेजेस बढ़ गई, सही है, मतलब पैसे आपने नहीं दिए, एक्रूड है ना, देना बाकी है, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, एक्रूड टैक्सेस। अब मसला टैक्स सिर्फ ऊपर नहीं है, नीचे भी है, यहाँ भी आ रहा है टैक्स। तो टैक्स की वैल्यू ऊपर करंट में नहीं लिखते हैं, इनकम टैक्स 10,000 ये भी है। तो टैक्स सिर्फ है जो आप क्या नाम है वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखते। तो अब यहाँ प्लस माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3,000 आया, -3 -3 कितना होगा, -6, ठीक है। -6 में से आपने 3 माइनस करें, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3 ज्यादा है, ठीक है ना जी। तो 20 में से 3 माइनस करें, कितना आ जाएगा, 17,000 आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। यानी आपने कैश उस करंट ऑपरेशन से प्लस माइनस करके 17,000 रुपये आपने बना लिए, पैसा आपके पास कैश जनरेट हुआ 17,000, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन। तो देखो साल के शुरू में इनकम टैक्स था आपके पास, एक्रूड टैक्स 3,000, और अब बचा है 2,000, 10,000 का आपका और खर्चा भी हुआ। आपने पेमेंट कितनी करी भाई, देखो टैक्स साल के शुरू में कितना था, 3,000, और टैक्स का खर्चा हुआ 10,000, टोटल हो गया 13,000। अब 13,000 में से 2 देने बाकी हैं, तो पूरे साल में आपके टैक्स के पैसे कितने गए, 11,000 आपके टैक्स के पैसे गए। देख लीजिए टैक्स की वर्किंग टू का एक्रूड टैक्स 3,000 था, 10,000 गवर्नमेंट ने बोला और आपका टैक्स है साल का, तो 13,000 टोटल हो गया, 2 रह गया, कितना पे किया, 11,000 आपने टैक्स पे किया। तो 11,000 वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखिए 17 में से 11 माइनस करें, टैक्स पे किया, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपने 6,000 रुपए कैश जनरेट किया। फिर आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है ना। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपकी परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस तरीके की चीज आती हैं सारी, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है। देखते हैं भाई एसेट्स कितने का सेल आउट किया आपने। ऊपर फिक्स एसेट है 40, यहाँ पे भी 40 ही है भाई, एसेट में तो कोई चेंजेस नहीं आ रही। लेकिन अगर एसेट में चेंजेस नहीं आ रही तो फिर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई कि एसेट्स की वैल्यू हम कम ज्यादा
वहाँ कैसे आएगी, तो भाई देख लेते हैं। 40,000 का ओपनिंग एसेट था और 3,000 रुपये से डेप्रिसिएट हुआ। अगर मैं बात करूँ 40,000 की चीज थी, 3,000 से डेप्रिसिएट हुई तो उसकी बुक वैल्यू बनी 37, लेकिन अब वैल्यू कितनी दोबारा फिर 40 है। इसका मतलब आपने 3,000 का फिक्स एसेट्स और खरीदा, ठीक है। और खरीदोगे तो पैसे 3,000 माइनस होंगे आपके पास से, जाएंगे यानी। देखो तीसरी वर्किंग भी देख लेते हैं इसकी। फिक्स एसेट्स था एट दी एंड 3 ऐड किया आपने, या अगर मैं उसको बोलूं कि इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, फिक्स एसेट्स एट स्टार्ट 40 था, ऐड किया, क्या नाम है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू में से डेप्रिसिएशन आपने माइनस करना, लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है भाई, 3,000 का आपका डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 37,000। ये कहलाएगी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्योंकि एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो क्या आती है, बुक वैल्यू आती है। बुक वैल्यू आ गई कितनी 37। अब 37 में से आपने 40 माइनस किया, जो एंडिंग है आपके पास, फिक्स एसेट्स एट एंड 37 की थी, अब कितने की 40 की है। एसेट कितना परचेज किया आपने, 3,000 का आपने एसेट्स परचेज किया। एसेट खरीदोगे तो पैसा आएगा जाएगा, पैसा जाएगा, फिक्स एसेट्स आया और पैसे माइनस हो गए। ये देखिए 3,000 माइनस हो रहे हैं, तो नेट वैल्यू ऑफ कितनी आ रही है कैश की, नेट कैश यूज बाय द इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही, 3,000 आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लूँ, ठीक है ना। 3,000 आपकी कैश यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या आ रहा है, इंटरेस्ट पे किया आपने, सही है। कितना इंटरेस्ट पे किया, देखो भाई फाइनेंस होता क्या है, आपने जो है लोन लिया, ये सारी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, ठीक है ना। चलो अभी सवाल आता है, इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट ये रहा 2,000 आपने पे किया, ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हवाले से एक ही आइटम है इंटरेस्ट, जो कि 2,000। जब आपने पे किया तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पे किया, पैसा गया, पैसा गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो नेट कैश यूज बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है 2,000। अब लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहला कितना है, नेट कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6,000 जनरेट हुआ, 3,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा गया, कितने बचे, 3 बचे। उसके बाद 2,000 फाइनेंशियल एक्टिविटी से गया तो कितने बचे, 1,000 आपका बच गया। इस 1,000 जो बचा उसमें आप क्या करेंगे, कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस 4,000, एक में 4 प्लस किया, एंडिंग बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास, कैश का 5,000 आ जाएगा आपके पास एंडिंग बैलेंस, ठीक है। ये वही बैलेंस है कैश का एंडिंग बैलेंस जो ऊपर सवाल में से लिखा हुआ है कि कैश का एंडिंग बैलेंस है 5,000, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।